वेरियस टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ऑप्टिमाइज करता है और हमें जो है टारगेटेड आउटपुट मिल जाए। शैलो नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है, इसकी हम लिमिटेशंस क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है, इनिशियलाइजेशन, ड्रॉप आउट, बेस नॉर्मलाइजेशन, लिमिट्स ऑफ शैलो न्यूरल नेटवर्क्स। शैलो नेटवर्क और डीप न्यूरल नेटवर्क, इसमें क्या फर्क है? इमेजेस में आपको नजर आ रहा है, एक लेयर नेटवर्क है जिसको डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, और एक आपका जस्ट इनपुट है जो कि नंबर ऑफ वो है नोड्स है जो कि इंटरलीव्ड है आपस में, और हर इनपुट का नोड जो है वो हर नोड को मिला हुआ है, ठीक। देन उस लेयर को आगे वो सारे आपके आगे वाले नोड को उसका इनपुट गया हुआ है, तो इसको हम शैलो नेटवर्क कहते हैं। मतलब शैलो थ्योरेटिकली जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है वो किसी भी फंक्शन को मिमिक कर सकता है, उसकी तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। बट द नंबर ऑफ नोड्स कैन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन अ शैलो नेटवर्क। तो अगर हम ये इस नेटवर्क की तरफ जाएं तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ नोड्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक हल ये है कि आप अपने नेटवर्क को लेयर्स में डिवाइड कर दें, हिडन लेयर्स में, इनपुट लेयर में। तो अगर इसको हम जो है हमने अवॉइड करना है तो हमें डीप नेटवर्क या मेनी लेयर्स वाला नेटवर्क की तरफ जाना होगा, ठीक है। बट हम जब डीप नेटवर्क की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारे पास बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो कौन से प्रॉब्लम है और उसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एक सिंपल फंक्शन है, जस्ट आप नोड्स बढ़ाते जाएं तो आपको अपने डिजायर्ड इनपुट मिलता जाएगा। नोड्स के सेम कॉन्सेप्ट है कि हर नोड में एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि ऑन होना है या ऑफ होना है, ठीक है। बट इसका नुकसान ये है कि एक्सपोनेंशियली जब ये इंक्रीज होगी तो अगेन आपकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और आपका जो रैम वगैरह है वो आपका जो है फुल हो जाएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है वो रिजल्ट भी आपको ना दे। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए डीप नेटवर्क्स यूज होता है जिसको हम लेयर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज जो है डीप स्ट्रक्चर से आप एक जो है एक तो आपकी पावर ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है इसमें, ठीक है। एंड देन हार कॉन्स इसके हैं, जो नेगेटिव्स इसके हैं वो ये है कि इस नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना इतना इजी नहीं है। अगर आपके पास इतने ज्यादा लेयर्स आ जाते हैं तो हर लेयर्स को ऑप्टिमाइज करना है आपको, और आपका इनपुट से लेकर आउटपुट तक वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दें। और इसमें एक और प्रॉब्लम है और फिटिंग का। और फिटिंग क्या चीज है, किसी को आइडिया है? न्यू है इसमें हम किसी मॉडल को ज्यादा ट्रेन डाटा सेट पे ज्यादा ट्रेन कर देते हैं, यानी हर पॉइंट पे वो ट्रेन हो जाता है, तो हम उससे कैसे को और वो जो डाटा होता है वो प्रेडिक्शन अनसीन डाटा पॉइंट्स पे ही देता है। आपके पास एक डेटा सेट होता है, डेटा सेट साइज अगर छोटा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक मॉडल डिफाइन करते हैं, उसको आप ट्रेन करते हैं, ठीक। ट्रेन करने के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं कि क्या मेरा ये जो नेट मॉडल है ये मुझे रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। कॉन्सेप्ट ये है जनरल, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब जब आप ट्रेनिंग डेटा तो डिवाइड डेटा को आपने डिवाइड करना है ट्रेनिंग सेट में, टेस्ट सेट में। तो जब आप इसको अपना ट्रेनिंग डेटा सेट देते हैं मॉडल को, अगर उस पे उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और जो आपने टेस्ट डेटा साथ में रखा उस पे उसके रिजल्ट बहुत ही पुअर है, इसका मतलब है कि आपका डेटा ट्रेनिंग सेट में ओवरफिट हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और ओवरफिटिंग को तब जब आपका मॉडल जितना जनरलाइज होगा, अनसीन डेटाबेस का रिस्पांस जितना अच्छा होगा, उतना आपका मॉडल जनरलाइज कहता है उतना अच्छा होगा। बनस्बत आपने ट्रेनिंग डेटा पे उसके रिजल्ट नहीं देखने, बल्कि आपने उसके टेस्ट डेटा सेट पे रिजल्ट देखने हैं कि उसका रिस्पांस कैसा है। तो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आ जाती है इसमें जब आप डीप नेटवर्क की तरफ जाते हैं।
एंड देन एक और फिनोमेना है जिसको कहते हैं इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट। आपके इनपुट्स में कोई भी चेंज आ जाए तो आपका रिजल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वर्ड राइट वर्ड लेफ्ट। इसको आपकी ऑप्टिमाइज पॉइंट जो होता है या आपका जो आउटपुट होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हम इसको अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा। वेनिसिंग ग्रेडियंट का मैंने जिक्र किया था। वेनिसिंग ग्रेडियंट एक्चुअली ये वाला प्रॉब्लम जो है आता है जब आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट का मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी। ग्रेडियंट डिसेंट क्या चीज है? ऑप्टिमाइजर है क्या? किस तरह काम करता है? वेट्स को अपडेट करने के लिए। अच्छा, और काम किस तरह करता है? अपडेट करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए एल्गोरिदम यूज होता है, ऑप्टिमाइजर है। जी आप बताओ उस्मान। सर बेसिकली हमारे पास हम लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं उस फंक्शन के अंदर। कोई फंक्शन हमारे पास जो हम पहले कोई रैंडम एक कुछ ले लेते हैं, उसके बाद सर हम उसमें जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं और लोकल मिनिमा बताने की कोशिश करते हैं। सर लर्निंग रेट हमारे पास एक स्मार्ट स्टेप होती है जो कि उस लोकल मिनिमा की तरफ ले जाने में मदद करती है। लर्निंग रेट, उसमें एक लर्निंग रेट होता है जिसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक रखते हैं। बैक प्रोपगेशन का कुछ पता है आप लोग? अगर हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करने लगे और हमारे पास आ जाए आउटपुट पे एरर और वो पॉइंट्स आ जाए जिसको हम जो हमारे डिजायर नहीं है, तो हम बैक प्रोपगेशन पे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो एरर है जो आउटपुट की तरफ आ रहा है उससे हम इनपुट के वेट को दोबारा एडजस्ट करते हैं जो कि हिडन लेयर्स के वेट यस, उससे हमारे पास आउटपुट रिजल्ट। जी काजी साहब आप बताएं बैक प्रोपगेशन क्या चीज है? हाँ, आपको क्यों नहीं याद? आप बताएं अरमान। सर हमारे पास एक जो आउटपुट जब हम आउटपुट गेट में पहुंचते हैं तो हमारे पास सर जो हमारे जो डिजायर्ड वेट्स होते हैं वो वेट नहीं आते। जैसे दो वेट्स होते हैं, एक्चुअल वेट होता है, रेट हमारा जो डिजायर्ड वेट होता है, तो आउटपुट में वेट आना होता है और एक एक्चुअल वेट होता है जो आना चाहिए। वो सर जब इन दोनों में कोई एरर आता है तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए हम सर बैक प्रोपगेट करते हैं। मतलब उसी आउटपुट लेयर से शुरू होकर वापस इनपुट लेयर पे जाते हैं और वेट को अपडेट करते रहते हैं और वेट की एक्चुअल वैल्यूज आते हैं। जी, तो जब आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपने वेट्स को अपडेट करनी होती है, ठीक है। जब आपके पास आउटपुट आ जाता है और वो आपकी डिजायर्ड आउटपुट के मुताबिक नहीं होता तो आप फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट जाते हैं और अपने वेट्स को अपडेट कर रहे होते हैं, बैक प्रोपेगेट करते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। तो एक्चुअली जब आप बैक प्रोपेगेट करते हैं तो उसमें मे बी आपके पास वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आता है, जिसमें आपको जो आपका लर्निंग रेट अगर बहुत कम है तो मे बी आपके जो ऑप्टिमाइज वैल्यू उस तक आपका वो वैल्यू ना पहुंच जाए। इसको कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट, और आपका जो ग्रेडियंट होता है वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि उसमें वो स्लो प्रोसेस बहुत होता है टुवर्ड्स द एंड। तो इसको वैनिशिंग ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बैक प्रोपगेशन में। ये और फिटिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको 3 फिगर नजर आ रही होंगी और एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है ट्रेनिंग एरर का, और एक्स एक्सिस पे आपके मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, वाई एक्सिस पे आपकी ट्रेनिंग एरर है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि आपने इस ट्रेनिंग एरर को एक्चुअली कम करना है, जितना ये मिनिमाइज होगा तो वो उतना आपका मॉडल सही होगा। बट ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि जब आप ट्रेनिंग सेट पे आपका एरर अगर बहुत कम हो जाता है तो मे बी वो आपको अनसीन डेटा पे वो इतना एरर कम ना दे, तो इसलिए इसको कहते हैं ओवर फिटिंग। और उससे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है और फिटिंग की तरफ भी जा सकते हैं आपका। तो आपने अनसीन डेटा पे उसके रिजल्ट को चेक करना है, ठीक है। तो अब 3 किस्म के फिनोमेना होते हैं किसी भी मॉडल को आप जब ट्रेन करते हैं। तो अगर आप इन फिगर को देखें, ये फिगर, इस फिगर को, ये फिगर जो है ओवर फिटिंग का है।
और फिटिंग का ये आपका मॉडल है, ब्लू आपका मॉडल है जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है। ये जो ग्रीन है वो ट्रू फंक्शन है, ये आपके मॉडल का फंक्शन है, ये ट्रू फंक्शन है, वजह सैंपल्स है जो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने ब्लू और ग्रीन के दरमियान एरर को कम करना है, ठीक है। और आपने हर सैंपल्स को ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है कि आपके हर सैंपल्स उसको टच कर सके या उसको उसके नियरली रिजल्ट उसका आ जाए, ठीक है। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो ब्लू लाइन है वो हर सैंपल को कनेक्ट कर रहा है ट्रेनिंग सेट पे। इसका ये मसला होता है कि ये इस जब इस ट्रेनिंग सेट पे आप जब रिजल्ट देते हैं तो इसका रिजल्ट तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब आप अनसीन डेटाबेस को चेक करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत पुअर आता है। तो इसको कहते हैं ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम। एक होता है अंडर फिटिंग। अगर आप देखें कि जो ब्लू लाइन है जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन सारा डेटा से गुजरा हुआ है, बट ये इसके रिजल्ट जो है वो ट्रेनिंग सेट पे बुरे आते हैं, इसका एरर बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं अंडर फिट। एंड देन एक और मॉडल है जो इन द मिडल ऑफ बोथ है कि वो आपको एक ऑप्टिमाइज किस्म के रिजल्ट दे रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो सारे उसको नोड्स को टच नहीं कर रहा, नोड्स नहीं डेटा पॉइंट्स को, बट वो उसके करीब रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो जनरलाइज मॉडल है। तो ये और फिटिंग का फिनोमेना है, और ये एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क्स की ये भी लिमिट्स है, लिमिटेशंस में है कि इस प्रॉब्लम को भी आपने एड्रेस करना है। एक है इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट। अगर थोड़ी सी भी चेंज इनपुट साइड वाले नोड्स में आ जाए तो आपका जो फंक्शन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी एरो है ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, बट अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आपकी लेयर इनपुट लेयर्स पे या प्रीवियस लेयर्स पे आ जाए तो ये आपके रिजल्ट को शिफ्ट कर लेता है। पहले आपका रिजल्ट ये है बट अब इधर आ गया। तो इसलिए न्यूरल नेटवर्क्स की लिमिट से कोवेरिएंट शिफ्ट भी उसमें एक है कि आपने इसको भी एड्रेस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स ऑफ अ नोड इज इजी टू शिफ्ट वेरी फास्ट। तो जो आपके नोड्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपके जो रिजल्ट पे इफेक्ट करता है और उसको बहुत इजी सी शिफ्ट कर सकता है, ठीक। तो इसके सोल्यूशन क्या है? हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सोल्यूशन ये कि आपने जो है डीप नेटवर्क्स और सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, ठीक है। उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे? ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनिशियल पॉइंट्स, आप जैसे अगर किसी ने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है न्यू स्टूडेंट में, तो उसमें आप इनिशियल पॉइंट्स को देखते होते हैं, इनिशियल वैल्यूज डिफाइन करते हैं उसमें। देन फिर आप इटरेटिवली जाते हैं और अपनी वेट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए जाते हैं। आप इनिशियली कुछ वैल्यूज डिफाइन करते हैं। तो ये जो आप इनिशियलाइजेशन है ना, ये भी आपने, ये ग्रेडियंट डिसेंट में बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इनिशियल पॉइंट्स होते हैं वो आपने स्मार्टली देने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल पॉइंट ही ऐसे दे दिए जो कि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज वैल्यू से अबव है, तो फिर तो ऑप्टिमाइज की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो इनिशियल पॉइंट्स है वो आपने बड़े स्मार्टली चूज करने हैं। देन आप एक्टिवेशन फंक्शन, हमने चूंकि सिग्मॉइड ज्यादा पढ़ा है, तो सिग्मॉइड रिजल्ट में आपको एक्टिवेशन में भी आपको अच्छे रिजल्ट ना दें तो आप एक्टिवेशन फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन हो सकते हैं जो कि मैं आपको उसका प्लॉट दिखाऊंगा आगे कि एक्टिवेशन फंक्शंस का प्लॉट क्या है, फंक्शन क्या है। एक्टिवेशन फंक्शंस को आपने पढ़ना है कि जो आगे आ रही है कि हर एक्टिवेशन फंक्शन को आपने पढ़ना है, उस रिपोर्ट बनानी है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। एक है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये है कि आपने अपने उसको डेटा को बैचेस में डिवाइड करना है मुख्तलिफ, और आपने बैच वाइज उसको नॉर्मलाइज करना है या ऑप्टिमाइज करना है। तो ये सोल्यूशन भी हम दे सकते हैं जिसकी वजह से हमें ऑप्टिमाइज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। देन जो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है कि हमने जो अपना ट्रेनिंग जो आप हमारे पास जो डेटा है उसको हमने
ओवरफिटिंग के लिए अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है तो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग सेट में आप कुछ परसेंट, फॉर एग्जांपल 30-70% डेटा आप जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और 30% आप टेस्ट के लिए रखते हैं। तो अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 100,000 डेटा पॉइंट्स है, तो उसका 70% ज़्यादा होगा और 30% भी ज़्यादा होगा। 100,000 का 30% कितना आएगा? 30,000 आएगा। 30,000 और 70,000 आपके ट्रेनिंग सेट में आ जाएंगे। अगर आप इसको बढ़ाते जाए, 1 मिलियन करते जाए, तो 300,000 आपका जो है वो टेस्ट डेटा आ जाएगा। तो जितना डेटा आपका बढ़ता जाएगा उससे आपकी जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता जाएगा और फिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। इसमें फिर कुछ और मेथड्स भी है जिसको रेगुलराइजेशन कहते हैं या ड्रॉप आउट कहते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। और इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट में जो है हम बेस नॉर्मलाइजेशन, बिनी बेस ग्रेडियंट डिसेंट और उसमें थोड़ा सा फर्क है। बेस नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली आपने अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज करना है, जैसे मैंने पहले कहा, और मिनी बेस ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज है। ठीक जी नहीं, रेगुलराइजेशन में एक और कॉन्सेप्ट है कि आप एक पैरामीटर डालते हैं अपने, जब एरर को कम करने हैं तो आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा, और उससे अपने एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे? आज हम थोड़ा सा थियोरेटिकल चीजों की तरफ जाएंगे ताकि जनरल कॉन्सेप्ट देंगे। अच्छा, इसमें अब हमारे पास फुली कनेक्टेड डीप नेटवर्क है, पार्शली कनेक्टेड डीप नेटवर्क है। तो फुली कनेक्टेड में आपके पास जो आपके पास सारे नोड्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें कोई भी आपका ऐसा लेयर या नोड नहीं होता जो कि कनेक्ट नहीं होता इनपुट से या किसी और प्रीवियस लेयर से। तो उसके अब हाई स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। ये किसी भी डेटा टाइप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके एग्जांपल में डीप बिलीफ नेटवर्क्स एक कॉन्सेप्ट है, ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। डीप बिलीफ नेटवर्क या स्टेक्ड डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर। ऑटो एनकोडर एक कॉन्सेप्ट है, वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि ऑटो एनकोडर और डिकोडर क्या चीज है डीप न्यूरल नेटवर्क की। तो पार्शियल कनेक्टेड डीप नेटवर्क्स क्या है? उससे जब आप पार्शियली लेयर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम होती जाती है, जिससे जितना, जैसे हमने पहले कहा कि शैलो नेटवर्क का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब आपके लेयर्स पार्शियली कनेक्ट होंगे तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। स्पेशल और टेम्पोरल सीक्वेंशियल डेटा, स्पेशल कहते हैं स्पेस के लिहाज से आपकी डिफरेंस को, और टेम्पोरल कहते हैं टाइम के डिफरेंस से। तो टाइम और स्पेस को, लोकेशन को, इनकी जो है वो आपने क्या करना है, डेटा की जो सीक्वेंस है आपके स्पेस वाइज है और आपकी टाइम वाइज है। जैसे आपका स्पेस वाइज से मुराद अगर आपका इमेज है, ठीक है, तो उसमें आप लोकेशन को ट्रेस कर रहे होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक्स वाई प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो ये स्पेस है, ठीक है। ये पॉइंट ये स्पेस है। बट कुछ डेटा है जो कि आपका टेम्पोरली आ रहा होता है, जो कि टाइम के लिहाज से आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंसर का डेटा है वो टाइम के साथ आ रहा होता है, तो इसको कहते हैं टेम्पोरल, ठीक है। तो देन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है, ये इसके एग्जांपल है पार्शियली कनेक्टेड। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा CNN का कि उसमें आपके पास मुख्तलिफ कन्वोल्यूशन नेटवर्क होती है, देन वो लेयर बाय लेयर कनेक्ट होती है, ठीक है। तो उसमें सारे नोड्स आपके कनेक्ट नहीं होते, ये भी आपका पार्शली कनेक्टेड डीप नेटवर्क है। देन रिकरेंट नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क, वो आपको पता है कि वो कैस्केडिंगली कनेक्ट होता है एक ब्लॉक, और देन वो उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है, ठीक। तो वो भी पार्शियली कनेक्टेड डीप नेटवर्क के एग्जांपल्स या एप्लीकेशन है।
एंड देन रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, ये भी हम ट्राई करेंगे, पढ़ लें। रिकर्सिव मींस फीडबैक। तो ये एक्चुअली फीडबैक नेटवर्क होते हैं जो कि गेन आई गेस एग्जांपल है रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क की। उसमें वो अगर आप एक इमेज या रैंडम इमेज जनरेट करते हैं तो वही डेटा आप इनपुट करते हैं नेटवर्क को, तो वो रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। एक्टिवेशन फंक्शंस, अगेन एक्टिवेशन फंक्शंस क्या चीज है? न्यू स्टूडेंट्स आप बताएं। जी आप बताएं इकबाल। एक्टिवेट करना किसी नोड के या किसी इनपुट का इफेक्ट जो है आगे फॉरवर्ड करना, आगे एक्टिव करना, उसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। उस नोड को क्या आप किसी फंक्शन के बेस पे कहेंगे कि इस इनपुट का अगर इस फंक्शन पे पूरा उतरता है तो देन इसको फॉरवर्ड कर दो, अगर नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब है कि इसको आगे ना फॉरवर्ड करें, तो इसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रेडियंट जो है आपका वेनिश भी हो सकता है और एक्सप्लोड भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने आई गेस बहुत दफा पढ़ लिया, तो आपको हर एक को पता होना चाहिए आई गेस। क्या प्रॉब्लम फर्क है ग्रेडियंट वेनिशिंग में और ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग में? जी जी और एक्सप्लोडिंग में ये होता है कि इतने स्टेप बड़े होते हैं कि हम जो आउटपुट होता है या तो हमारा गोल होता है उसको सीड कर देते हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपके जब लेयर्स की बात होती है तो आपके जो है टर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस और मल्टीप्लाइड हुई हो चुके होते हैं। तो जब आपके जो वैल्यू होती है कुछ नंबर बड़े छोटे होते हैं, तो वो आपके जो है वो ग्रेडियंट आपका क्या बहुत छोटा होता जाता है। जिस तरह उन्होंने कहा, आपका नाम क्या? हसीब ने कहा कि स्टेप्स उनके इतने छोटे हो जाते हैं कि वो अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाता। एंड देन कुछ टर्म्स आपके पास इतने लार्ज होते हैं कि आपके जो टारगेटेड पॉइंट है वो उसको आगे एक्सीड कर लेता है और एक जंप मार लेता है कि वो उस एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग है। ये एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट है। अगर आप इसको देखें, why gradient exploding is bad? A big jump in the gradient descent method can cause a divergence, which means a failure of learning. अगर आप अपने ऑप्टिमाइज वैल्यू से आगे चले जाते हैं तो डाइवर्ज हो जाते हैं। कन्वर्जेंस आपकी एक्चुअली नहीं होती, किसी पॉइंट पे आप जमा नहीं होते बल्कि आप जम मार रहे होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस किसी पॉइंट पे मिलना, और डाइवर्जेंस मीन आप उससे किसी और साइड पे निकल जाना। तो एक एक्सप्लोडिंग का ये प्रॉब्लम है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं? टू अवॉइड ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग, आप लर्निंग रेट को स्मॉल रखते हैं। ये एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट है। आप वेट इस तरह अपडेट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। जो आपका वेट है, इटरेटिव मेथड कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने वेट्स को चेंज कर रहे होते हैं और उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं कि ये हमें करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट वेट होता है, जो आपका करंट वेट होता है, उससे आप एक पैरामीटर माइनस करते हैं। वो पैरामीटर क्या है? ये आपका डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट है। एरर का आप डेरिवेटिव देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट, और उसके साथ आप एक लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करते हो। लर्निंग रेट आप इनिशियली फिक्स रखते हो और आप जो है ट्राई करते हो कि आप एक ऐसा लर्निंग रेट रखें जिससे आपको ऑप्टिमाइज वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट मेथड है। जब भी आपको ग्रेडियंट डिसेंट कहा जाए तो आप ये
पिक्चर ध्यान में रखें कि मैंने वेट्स अपडेट करने हैं बेस्ड ऑन लर्निंग रेट एंड ग्रेडियंट ऑफ एरर। ठीक, तो इसको आप जो है इस बेस पे आप जो है ग्रेडियंट डिसेंट का जो एल्गोरिदम है वो आप समझ सकते हैं। पर स्मॉल लर्निंग रेट का ये प्रॉब्लम है कि वो आपकी लर्निंग को स्लो करता है। आपकी वेट्स जो लर्न हो रहे हैं वो, जाहिर सी बात, जब आपका लर्निंग रेट स्लो होगा तो आपकी वेट्स ज्यादा टाइम लेगी अपडेट में। सिंपल, अगर आप इसको प्रोग्रामिकली या लॉजिकली देखें तो वो आपकी लर्निंग जो है वो उसको स्लो कर देता है। बट ये एक्चुअली यही मेथड है इसको कि आप इसमें आपने चेक करना है कि लर्निंग रेट में क्या रखूं। ये एक्चुअली ट्रायल मेथड है। अगेन, जब आपका लर्निंग रेट बहुत स्मॉल हो जाता है तो आप ग्रेडियंट वैनिशिंग की तरफ आप जाते हैं। बट हम यही है कि आप जो है आपने लर्निंग रेट को जो है वो ऐसे रखना है कि आपको ऑप्टिमाइज वैल्यू मिल जाए। ठीक है, there is no other solution। आप जो है ट्रेड ऑफ है, या तो आपके वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो गया या जो है एक्सप्लोडिंग का प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों आपके पास ट्रेड ऑफ हो सकते हैं। तो आपने इनके दरमियान एक ऑप्टिमाइज वैल्यू ढूंढनी है, वो भी जो है लर्निंग रेट को मूव करके कि आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिले। ठीक है, बस यही इसका सोल्यूशन है। ये प्लॉट जो है आपको जो नजर आ रही है ना, ये सिग्मॉइड फंक्शन है। सिग्मॉइड फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में काफी यूज होती है, जो कि आपको एक थ्रेशोल्ड देता है जिस बेस पे आप जो है आपका जो नोड है वो एक्टिव हो रहा होता है। इसमें जो आपका डेरिवेटिव टर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एरर की, मैथमेटिकली देखे जाए। एक्चुअली मैं मैथ की तरफ जाना नहीं चाहता, काफी कॉम्प्लेक्स मैथ है, और इस मैथ को समझने के लिए आपको जो हमारा पीछे वाले लेक्चर थे ना, ग्राउंड मशीन लर्निंग, फिर आपको उसी की तरफ जाना पड़ेगा और हम कहीं और निकल जाएंगे। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें ना, इस न्यूरल नेटवर्क को, तो हर लेयर को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस अगर मैथ्स को आप समझे भी ना तो जस्ट ये देखें कि हर लेयर की एक इक्वेशन बन रही है आपके पास। ठीक है, इस लेयर की इक्वेशन बन रही है, इस लेयर की इक्वेशन बन रही है, इस लेयर की इक्वेशन बन रही है। तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज है। अगर ये आपका एरर फंक्शन, आपने जो जब ट्रेनिंग करते हैं इसका आपका मेन मकसद क्या होता है कि आपने एरर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि ग्रेडियंट डिसेंट में एरर का जो डेरिवेटिव होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने पहले इक्वेशन में देखिए, मैं उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हूं क्योंकि उनको ये चीज, अगर आप इस इक्वेशन में देखिए आपके पास एक लर्निंग रेट है और एक डेरिवेटिव है एरर का। ये एरर है इनपुट और जो आपका आउटपुट है और आपका टारगेट आउटपुट है। एरर क्या चीज है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश। एक आपका आउटपुट है और एक आपका टारगेट आउटपुट है, इनके दरमियान डिफरेंस को एरर कहते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है, आप लोग को एक असाइनमेंट भी मिली थी, आउटपुट नॉन होती है। ठीक है, लेबल डेटा उसमें होता है। ठीक है, आउटपुट नॉन होना और लेबल डेटा में क्या फर्क है जी? आज एक ही बात है। अच्छा, सही। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज है? क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें। उसमें आउटपुट नाउन नहीं होती। ठीक है, सही। तो जो एरर मिनिमाइज करते हैं हम, उसमें अगर आपके पास टारगेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आप एक नेटवर्क बनाते हैं, उससे आपको एक आउटपुट मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, एरर कैसे मिनिमाइज होगा? जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसका टारगेटेड वैल्यू से कंपेयर कर ले कि इसमें कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, इसको एरर कहते हैं। तो इस एरर को जितना आपने मिनिमाइज करना है, आप अपने टारगेट आउटपुट जितना आपको क्लोज मिलेगा, इसका मतलब है कि आप अपने मॉडल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये सुपरवाइज लर्निंग है। एरर है टारगेट आउटपुट है आपके पास और देन आपका आउटपुट ऑफ दिस नेटवर्क है। तो एक्चुअली इस एरर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब इस एरर को आपने मिनिमाइज करना है, इसके लिए आपके नेटवर्क, जैसे आपको पता है कि जब आपके पास नेटवर्क होता है
तो उसमें आपके पास इनपुट है और वेट है, ठीक है, और ये आउटपुट है, ये x2 हो गया, ये भी वेट हो गया, 4 3। तो इसमें आपके पास क्या है, वेट्स हैं और इनपुट्स हैं। अब ये वेट्स आपको चाहिए ना, इनपुट तो ऑलरेडी आपके पास हैं, ये वेट्स चाहिए जिसमें आपको डिजायर वेट मिलेंगे तो आपका मॉडल ट्रेन होगा। तो इन वेट्स को आपने जो है वो अपडेट करना है इस फंक्शन के थ्रू। इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो आपका एरर होता है, ये आउटपुट आपके पास आ गया, अब इस आउटपुट को आपने टारगेट वैल्यू से क्या करना है, माइनस करना है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये आपका एरर कितना है। तो देन जब आप ग्रेडियंट डिसाइन करते हैं तो आपको इस एरर की, जो आपको एरर मिल रहा है, इसकी आपको डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट। आप तो हर वेट जब आप डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि आप टारगेटेड वेट को आप ऑप्टिमाइज करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या चीज है, पार्शियल डेरिवेटिव जी, एक बंदा, एक प्लीज जी। अच्छा, जब वो कांस्टेंट रखते हैं, वो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम टारगेट वेट को पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, तो इसका हम इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये मुख्तलिफ एक्टिवेशन फंक्शन हैं, जिसको 10 हाइपरबोलिक क्या चीज है, मैथ्स का टर्म है, एक फंक्शन है हाइपरबोलिक टेंजेंट, सिग्मॉइड आपको पता है। ये मुख्तलिफ ग्राफ हैं एक्टिवेशन फंक्शन के, ये एक्स एक्स वाई आउटपुट है, तो ये आपका इन रेंजेस है। तो ये जो फंक्शन आपका है रेड, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा है ग्रीन, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका रेंज क्या है, 0 से लेकर 1 तक ग्रीन, इसका रीजन जो है 0 से लेकर 1 तक है। अब अगर आप टेंजेंट हाइपरबोलिक को देखें तो उसका रीजन क्या है, 1 to -1, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। रेलू को देखे तो लाइक 0 to मैक्सिमम है, ये किधर गायब हो गया, वो असल में इस तरह होता है रेलू, ये 0 पे 0 होता है, बाकी 1 हो जाता है, बाइनरी रिजल्ट इस तरह होता है, 0 और 1, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और लीकी रेलू ये है कि आप जो है थोड़ा सा उसकी वैल्यू को लीक कर लेते हैं, 0 से लेकर 0 से अबव होता है, उससे किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आप लोग की असाइनमेंट है कि जितने भी ये फिगर हैं, इस फिगर में जितने भी आपको एक्टिवेशन फंक्शन नजर आ रहे हैं, इसको आपने पढ़ना है कि ये क्या चीज है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट वो फंक्शन की डिफिनीशन कि फंक्शन क्या करता है, इनपुट क्या है, इसकी रेंज क्या है, और इसका मैथमेटिकल फंक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोग की असाइनमेंट, ताकि आप लोगों को आसानी हो आगे समझने में। रेडू क्या करता है, हाँ नेगेटिव उसको अवॉइड करता है और पॉजिटिव को आगे लेके जाता है। तो हर एक की अपना एक प्रॉपर्टी है हर फंक्शन की, कि वो कौन से उसके लिमिट क्या है, कौन से वैल्यूज को ऑफ करते हैं, कौन से वैल्यूज को एंड करते हैं, और ये क्यों यूज होता है। इतना मुश्किल नहीं है, जब गूगल करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। बट ये जरूरी है कि आप लोग, तो पहले जब हमने सिग्मॉइड फंक्शन पढ़ लिया, जिस बेस पे हमने पूरा जो है वो न्यूरल नेटवर्क स्टडी करते थे, तो अगर आप तो पीछे लिमिट्स में देखें तो एक्टिवेशन फंक्शन
एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि एक्टिवेशन फंक्शन से भी आप जो है वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के, इनमें से जब आप स्टडी करेंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर मैं हर एक्टिवेशन फंक्शन को पढ़ूंगा तो इस पे पूरा हमारा एक दिन लग जाएगा।